स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। कल फ्रांस के चुनाव जो हैं वो संपन्न हुए और संपन्न होने के बाद फ्रांस में जो है वो बड़े स्तर पर हिंसा देखी गई। पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि जो यूरोप शांति के नाम से दुनिया में मशहूर था, आखिर इतनी बड़ी हिंसा वहां कैसे होने लगी। अक्सर चुनाव के बाद जाति और धर्म के आधार पर हिंसा आपको भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में दिखती होगी, लेकिन यूरोप जो कि अपनी शांति के लिए मशहूर है, फिनलैंड जैसे देश जहां दुनिया में शांति के नाम पर नंबर 1 रैंक पर हमेशा राज करते हैं, उन देशों में ये हिंसा आखिर कैसे भड़कती है। पिछले कुछ दिनों में यूरोप के लगभग ज्यादातर देशों में जो चुनाव हुए वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ। यूके में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके बाद फ्रांस में एक बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर फ्रांस के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है वो किस तरीके से होती है और भारत के चुनावों से यहाँ के चुनाव कैसे अलग है। इन चुनावों के साथ हम दुनिया की जो व्यवस्थाएं हैं, यानी कि जिस तरीके से सरकारें काम करती हैं, वो कैसे कैसे सरकार का फॉर्मेशन होता है, हमारे यहाँ सरकार कैसी होती है, फ्रांस में कैसी होती है, और एक प्रमुख देश जिस पर सबकी नजर होती है अमेरिका, उसमें सरकार का फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होता है, उस चीज को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो कार्यपालिका होती है, यानी कि सरकार का जो फॉर्मेशन होता है दुनिया में, वो दो बड़े देश, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, अमेरिका जो अपने आप को दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के तौर पर जानता है, इन दो देशों की व्यवस्थाओं को हम देखेंगे और इन दोनों देशों की व्यवस्थाओं से मिलकर ही लगभग बनी है फ्रांस की व्यवस्था। तो फ्रांस में चुनाव कैसे हुए, उसके परिणाम कैसे हुए, हिंसा क्यों हुई, इस बात को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर फ्रांस में सरकारों का फॉर्मेशन होता कैसे है, कैसे वहां की कार्यपालिका जो है वो काम करती है। और उस कार्यपालिका को समझने से पहले आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका की कार्यपालिका को भी समझना होगा, क्योंकि वहां भी राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है, फ्रांस में भी राष्ट्रपति सरकार का मुखिया होता है, लेकिन भारत के अंदर सरकार का वास्तविक मुखिया जो है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। तो सबसे पहली जो व्यवस्था जो हमारे देश के अंदर है, भारत के अंदर है, उस व्यवस्था को बोलते हैं संसदीय व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि सर्वोच्च शक्ति आपकी सरकार के अंदर जो है वो एक तरीके से संसद होता है। हमारे देश के अंदर संसद में राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा और राज्यसभा नाम के दो आपके सदन हैं, और सरकार वही कैंडिडेट बनाता है जो लोकसभा के चुनाव में बहुमत हासिल करता है। यानी कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा उसकी सीटों की संख्या अगर 50% + 1 रहेगी तो वो कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन जीतेगा। और एक चीज और हमारी इसमें कार्यपालिका में है कि संसद ही कार्यपालिका को नियंत्रित करता है, यानी कि अगर संसद में कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री के पास अगर बहुमत नहीं है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित होती हैं, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित होती हैं और एक दूसरे पर निर्भरता होती है। प्रधानमंत्री को हर हालत में संसद के अंदर यानी कि लोकसभा के अंदर बहुमत चाहिए, तभी वो लंबे समय तक सरकार चला पाते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में संसदीय सर्वोच्चता होती है और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए लोकसभा के इलेक्शन जीतने पड़ते हैं। और संसद भंग यानी कि लोकसभा भंग, इसका मतलब है कि सरकार भी आपकी गिर जाएगी। इसी के परिप्रेक्ष्य में दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी बोलते हैं। ये सिस्टम जो है अभी वर्तमान समय में अमेरिका के पास है और भी कई देश इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति और संसद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों के चुनाव जो है वो अलग अलग तरीके से कराए जाते हैं। एक तरफ राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति का चुनाव अलग होगा, राष्ट्रपति ही सरकार का कर्ता धर्ता होगा, यानी कि सब कुछ द पावर ऑफ हाउस की अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सब कुछ होते हैं, राष्ट्रपति सिर्फ संवैधानिक होते हैं। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति सब कुछ होते हैं। और इसके परिप्रेक्ष्य में एक होता है सीनेट, यानी कि आप कहें तो संसद, आप उसको कह लीजिए, ठीक है। संसद जो है ये होता है, लेकिन संसद और राष्ट्रपति में दोनों में शक्तियों का अलग अलग विभाजन होता है और राष्ट्रपति ही यहाँ शक्तियों का सब कुछ करता धरता होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव भी अलग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जनरली हमारे यहाँ देखते होंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। सारे चुनाव कौन कंडक्ट कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। लेकिन अमेरिका के अंदर कोई चुनाव आयोग नहीं होता है। तो चुनाव आयोग नहीं होता है तो वहां चुनाव कौन कराएगा? जनरली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर जो चुनाव होता है वो दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई होती है। दो व्यक्ति खड़े हुए होते हैं और वो चुनाव लड़ रहे होते हैं। लेकिन क्या दो ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं?
जी नहीं, बहुत से लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो लड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां पहले अनाउंसमेंट करती है कि भाई हमारी पार्टी से 5 कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी पार्टी अनाउंस करेगी कि हमारी पार्टी से 10 कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो पहले उन कैंडिडेट्स को अपनी ही राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भेजा जाता है और कार्यकर्ता ये वोट करते हैं कि हमारी पार्टी का सबसे अच्छा नेता जो है ये है और इसको प्रेसिडेंट इलेक्शन में भेजा जाए। मान लीजिए कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो पार्टियां हैं, वहां दो कैंडिडेट रिपब्लिक से आए, दो कैंडिडेट आपके डेमोक्रेटिक पार्टी से आए, तो पहले इनके कार्यकर्ता जो है वो वोट करके एक कैंडिडेट चुनेंगे, दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता वोट करके दूसरा कैंडिडेट चुनेंगे, दोनों कैंडिडेट चुनाव में जाएंगे। अब चुनाव कैसे होगा जब इलेक्शन कमीशन ही नहीं है? तो जितने सदस्य संसद के अंदर होते हैं, इनके 538 मेंबर हैं, तो इतने मेंबर्स के बराबर मेंबर अदर यानी कि लोकसभा के यानी संसद के मेंबर नहीं होंगे, इनके बराबर के अलग मेंबर होंगे और वो मेंबर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रपति सीधा चुनाव नहीं लड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे लड़ रहे हैं, बाइडेन अलग चुनाव सीधे लड़ रहे हैं, सीधे नहीं लड़ेंगे। 538 सदस्यों को लिया जाएगा और उन सदस्यों को मैदान में भेजा जाएगा कि जाइए आप इलेक्शन लड़िए, और इलेक्शन लड़ने के बाद जो परिणाम आएगा, समझ लीजिए कि 538 सदस्य चुन के आ गए, अब इन 538 लोगों से कहा जाएगा कि आप चुनिए कि इन दोनों में से कौन राष्ट्रपति बनना चाहिए। सीधे दो व्यक्तियों की लड़ाई है, हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर यही चीजें घूम के यहाँ आ जाती हैं, क्योंकि इसमें दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता होंगे और वो अपनी अपनी पार्टी को ही वोट करेंगे, इसलिए इन सदस्यों में सबसे ज्यादा जो सीटें जीत जाता है, जनरली ये फिक्स हो जाता है कि प्रेसिडेंट भी उसी पार्टी का होगा। लेकिन सीधे तौर पर वोट नहीं पड़ते हैं, जिस तरीके से लोग इमेज में देखते हैं कि बाइडेन जीता, ट्रंप जीता, तो ट्रंप को वोट पड़े, ट्रंप को वोट नहीं पड़ते, वोट अदर कैंडिडेट्स को पड़ते हैं और वो कैंडिडेट फिर वोट करते हैं। यानी कि आप कहिए कि तो 3 चरण में अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया पूरी होती है। पहला चरण क्या है कि सरकार के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगी, उस कैंडिडेट को पार्टी के कार्यकर्ता वोट करेंगे, पहली चुनावी प्रक्रिया। दूसरी चुनावी प्रक्रिया ये क्या है कि जितने संसद में सदस्य होते हैं, जितने सदस्य होते हैं संसद में, उतने ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जाएंगे, दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया ये होती है कि जब वो कार्यकर्ता चुनाव लड़के आ जाते हैं तो वो फिर अपने राष्ट्रपति को वोट करते हैं, यानी कि टोटल वोटिंग राइट्स कितने लोगों के पास है? 538 लोगों के पास है, और ये वोट करेंगे। तो संसद का चुनाव अलग होता है। अगर राष्ट्रपति की पार्टी के पास संसद के अंदर बहुमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वो राष्ट्रपति बना रहेगा, सारी ताकत उसके पास रहेगी, बस देश के कुछ आंतरिक मामलों में डिसीजन लेने के लिए उसको संसद की जरूरत पड़ती है, तो वहां उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये सिस्टम जो है, ये अमेरिका का सिस्टम है जिसको अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं। इन दोनों ही सिस्टम्स के बीच में बना है फ्रांस का सिस्टम, जिसको अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली बोलते हैं और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में भी देखिए दोनों ही व्यवस्थाएं होती हैं। दोनों व्यवस्थाओं में क्या क्या होता है? एक राष्ट्रपति होगा और एक आपका संसद होगा। तो राष्ट्रपति और संसद का चुनाव होता है, यहां चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग रहती है। आपको पता होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मेनुएल मैक्रोन है, और अभी जो चुनाव हुआ है फ्रांस के अंदर वो संसद का चुनाव हुआ। यहां भी दो कैंडिडेट हैं, एक राष्ट्रपति होगा और एक राष्ट्रपति के अलावा संसद होगा। हमारे यहाँ की तरह नहीं होता है कि संसद में अगर लोकसभा में बहुमत गया तो सरकार चली गई। राष्ट्रपति यहाँ कैसे चुनाव जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है तो उसको वहां के जो मेयर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ नगर निगम, नगर पालिका होती है, छोटी छोटी ग्राम सभाएं होती हैं, ग्राम पंचायत होती है, उसी तरीके से फ्रांस के अंदर भी लोकल बॉडीज होती हैं। उन लोकल बॉडीज में लगभग 34,000 जो है आपके मेयर होते हैं। हमारे यहाँ मेयर का पद थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन वहां जनरली छोटे पद को भी मेयर ही बोलते हैं। उन मेयर्स में 500 सदस्यों का आपके पास समर्थन होना चाहिए, उसके बाद आप राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा भर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट, कितना भी कैंडिडेट पर्चा भर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 10 कैंडिडेट ने पर्चा भरा, 10 कैंडिडेट चुनाव में उतरे, लेकिन कंडीशन ये है कि अब वही राष्ट्रपति बनेगा जिसके पास 50% जो है वो सीटों का यानी कि वोटों का बहुमत होगा। अब मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं और 10 कैंडिडेट्स में से एक को भी 50% नहीं मिला, इसको 40 मिला, बाकी सबको मिला के 5%, 10% मिला, एक भी कैंडिडेट को 50% बहुमत नहीं मिला है। तो अब क्या किया जाएगा कि अब जो जिन दो लोगों को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मिला है,
उन कैंडिडेट्स को वापस इलेक्शन में भेजा जाएगा, सिर्फ 2 को। बाकी जो 8 है उनको क्या किया जाएगा, उनका इलेक्शन 0 कर दिया जाएगा कि अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते। 2 टॉप कैंडिडेट जो है वो वापस आइए और वापस इलेक्शन लड़ने जाइए। ये व्यवस्था आपने फ्रांस के अंदर देखी है। अगर आप न्यूज देखते हैं तो कुछ दिनों पहले ईरान के अंदर इलेक्शन हुआ था और ईरान के अंदर भी सेम प्रक्रिया जो है वो फॉलो की जाती है कि राष्ट्रपति को ऐसे चुनना है। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न होगा कि फ्रांस के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव तो हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, वहां संसद का चुनाव हुआ है। तो वहां संसद का चुनाव कैसे होता है? देखिए, संसद का चुनाव यहाँ 577 सीटों के लिए होता है और ये 577 सीटें एज इट इज होती हैं जिस तरीके से इंडिया के अंदर लोकसभा की सीटें होती हैं। यानी कि फ्रांस 577 लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है और संसद का चुनाव पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है प्रेसिडेंट इलेक्शन से। यानी कि अगर इस पार्टी के पास संसद के अंदर बहुमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का राष्ट्रपति इस्तीफा दे देगा या उसकी सरकार गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता है। फ्रांस का राष्ट्रपति अपने विदेशी, रक्षा और देश के बहुत सारे आंतरिक मामलों में सर्वे सर्वा होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। लेकिन फिर भी देश में आंतरिक सरकार को चलाने के लिए उसको संसद की जरूरत पड़ती है। तो फ्रांस के अंदर क्या हुआ है? फ्रांस के अंदर आपका 577 सीट्स पर वोटिंग हुई है और ये वोटिंग जो है वो उसी तरीके से होती है जिस तरीके से लोकसभा में होती है हमारे यहाँ। यानी कि जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा और जिस पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी, यानी कि जो 50% प्लस 1 से सीट जीत जाएगा, उसी पार्टी का प्रधानमंत्री होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ भी होता है, प्रधानमंत्री यहाँ भी होता है, तो यहाँ का प्रधानमंत्री कोई ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। ये बस सरकार के कुछ आंतरिक मामलों को देखने के लिए होता है। भारत के प्रधानमंत्री की तुलना में इसके पास महज 10% शक्तियां होती हैं। लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रपति किसी और पार्टी का और यहाँ सरकार बन गई किसी और पार्टी की, तो यहाँ प्रधानमंत्री होगा किसी और पार्टी का, तो दोनों की आइडियोलॉजी में कन्फ्लिक्ट होता है। हालांकि मेजर काम राष्ट्रपति करा लेता है लेकिन देश के आंतरिक डिसीजंस को लेने में उसको बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए फ्रांस में जो है ये दंगे जो अभी चल रहे हैं, भड़क रहे हैं, वो इसी बात को लेकर भड़क रहे हैं क्योंकि फ्रांस के अंदर जो चुनाव हुए हैं उनमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। फ्रांस के अंदर जो चुनाव होते हैं वो वीक वाइज जैसे चुनाव होते हैं तो तुरंत उनके परिणाम, वोट परसेंटेज बता दिए जाते हैं। जब पहले वीक के चुनाव हुए, दूसरे वीक के चुनाव हुए, तो सब जो एम्मानुएल मैक्रोन की पार्टी है वो बहुत पीछे चल रही थी, तीसरे नंबर पर थी और दूसरे नंबर पर आपकी नेशनल रैली थी। ये नेशनल रैली जो है ये पारी थी, इसमें लेन पेन करके है, ये पहले एम्मानुएल मैक्रोन के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी और इनकी विचारधारा काफी एंटी मुस्लिम है, यानी कि ये मुसलमान लोगों को बहुत ज्यादा नफरत करती थी। इस तरीके से इनका विरोध जो है फ्रांस के अंदर बहुत हुआ। लेकिन लास्ट मूवमेंट में जाकर जब आखिरी सप्ताह आया तो ये पूरी तरीके से यहाँ के राष्ट्रपति के चुनावी कैंपेन को बदला, नए तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की और सरकार फंस गई। और लग ऐसा रहा था कि सरकार शायद एक पार्टी की बन जाएगी, लेकिन अभी पूरी तरीके से सरकार फंसी हुई है और उसी को लेकर पूरे फ्रांस के अंदर इस समय दंगे हो रहे हैं। एक चीज आपको और समझनी होगी कि दुनिया के अंदर जो वोटिंग सिस्टम्स होते हैं उन सिस्टम में वोटिंग को काउंट करने के, जीतने के भी बहुत तरीके हैं। यानी कि मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूं तो कितने तरीके से एक व्यक्ति को चुनाव जीता जा सकता है, कितने तरीके से वोटों की काउंटिंग होती है, ये भी दुनिया भर की प्रणालियों में अलग अलग है। 2 तो इंडिया के अंदर फॉलो की जाती हैं, एक जो है जनरली यूरोप के देशों में देखी जाती है कि किस तरीके से वोटों की, कैंडिडेट की गिनती की जाती है। देखिए, सबसे पहला और फेमस सिस्टम जो है फर्स्ट पास द पोस्ट। आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा हमारे यहाँ कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही कौन होगा, विजयी घोषित किया जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने परसेंट लोग जो है वो वोट देने गए, कितने परसेंट नहीं गए, कितने परसेंट लोगों ने नोटा दबाया, कितने परसेंट ने कांग्रेस दबाया, कोई मतलब नहीं। जिसकी सबसे ज्यादा वोट, विजयी वही होगा। ये सीधा सीधा फंडा है और हम इसको लोकसभा के अंदर अपने देश के अंदर फॉलो करते हैं। दूसरा जो फेमस है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका होता है। इसके अंदर देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इसी के अंतर्गत आपका होता है। राष्ट्रपति की जो चुनावी प्रक्रिया है इसी के अंदर होती है। कैसे होती है कि मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ए, बी और सी। 3 कैंडिडेट इलेक्शन में है और कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है कि एक कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट जो है वो मिलने चाहिए। अब 3 कैंडिडेट है, मान लीजिए ए, बी, सी, तीनों को हमारे देश के अंदर जब राष्ट्रपति चुनाव होता है तो चॉइस पूछी जाती है सांसदों से, क्योंकि वोट कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के जो है सांसद और विधानसभा के जो लोग हैं वो करते हैं।
तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए कि आपकी सबसे पहली चॉइस कौन सी है। तो एक ने टिक किया कि मेरी ए है, दूसरी बी है, तीसरी मेरी सी है। दूसरे ने टिक किया नहीं मेरी तो पहली ए है, दूसरा मेरा ए है और तीसरा मेरा सी है। अब जब वोट काउंटिंग हुई तो पता चला कि इनमें से तो किसी भी पर्सन के पास 50% नहीं है। तो जिसके पास सबसे कम वोट हैं, ये 3 मेंबर हैं, हो सकता है 5 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बंदे के पास सबसे कम वोट हैं उसको हटा दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। उसको जो वोट मिली है, जैसे कि सी कैंडिडेट को 2 व्यक्तियों ने वोट दिया, सी कैंडिडेट को 2 व्यक्तियों ने वोट दिया। एक ने कहा कि मैं इस व्यक्ति को सबसे पहले राष्ट्रपति बनता हुआ देखना चाहता हूं और मेरा ये राष्ट्रपति अगर नहीं बनेगा तो मैं ए को राष्ट्रपति बनता हुआ देखना चाहता हूं। दूसरा आया, दूसरे ने यह कहा कि मैं पहले नंबर पर सी को राष्ट्रपति बनता हुआ देखना चाहता हूं, लेकिन अगर मेरा कैंडिडेट नहीं जीता तो मैं बी को जिताऊंगा। ठीक है, बी को जिताऊंगा। यानी कि दोनों लोग सी के अलावा किस किस को वोट करना चाहते थे, ए और बी को, तो एक एक वोट दोनों का ऐड कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि इसने कहा कि जी मैं तो सी को ही देखना चाहता हूं, मुझे बी ए बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इनको भगाइए। तो देखो, जिस कैंडिडेट ने इसको 0 वोट किया है, इस कैंडिडेट को 1 वोट मिला है, तो केवल 1 वोट इसका ऐड हो जाएगा, दूसरे वाले में क्या ऐड होगा, 0। तो इस तरीके से प्रक्रिया लंबी चलती है। इसलिए बोलते हैं कि दुनिया के अंदर कोई चुनावी प्रक्रिया सबसे टफ है तो भारत में राष्ट्रपति चुनावों की गिनती है, जिसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम पर गिना जाता है। दूसरी प्रक्रिया आपने देखी फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर क्या होता है कि 50% चाहिए तो 2 टॉप कैंडिडेट को री इलेक्शन में भेज दिया जाता है कि आइए भाई आप लोग दोबारा चुनाव लड़िए, एक बार और जनता के बीच जाइए। वो कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन यहाँ काउंटिंग टफ होती है कि अगर कैंडिडेट 2 से ज्यादा हो जाए। जनरली आप कुछ सालों में देख रहे होंगे 2 ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो एक को 50% मिल रहा है, लेकिन जिस बार 7-8 लोग खड़े हो जाएंगे उस बार चुनाव आयोग देखना आप रिजल्ट भी 2 दिन में दे पाएगा, 1 दिन में नहीं दे पाएगा। तो ये एक प्रक्रिया ये हो गई। अगली जो प्रक्रिया है वो इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में बनी है लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि देखिए लिस्ट एक जारी कर दी जाती है। मान लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, यहां कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहां कोई डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन या नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे। यहां चुनाव कौन लड़ रहा है, 2 पार्टियां, एक तरफ बीजेपी खड़ी हुई है और एक तरफ आपकी कांग्रेस खड़ी हुई है। ठीक है, अब ये दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। दोनों पार्टियों ने ये कहा कि भाई देखो अगर हमें 50% वोट मिले, बीजेपी ने कहा कि अगर हमें 50% वोट मिले तो हमारा प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं 50% नहीं मिले, 50 से और 40 के बीच में मिले, यानी कि 40 से 50% हमें मिले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, अमित शाह होंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये पार्टी जो है वो डिसाइड करेगी। एक सिस्टम तो ये हो गया। दूसरा सिस्टम ये हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, जैसे बीजेपी लड़ी, कांग्रेस लड़ी, बीजेपी को वोट परसेंटेज रहा 45, कांग्रेस को वोट परसेंटेज रहा 30, बाकी पार्टियों को अलग अलग। तो जितने लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ है उतनी ही परसेंट सीटें इनको बांट दी जाएंगी। 45% बीजेपी ले लो, 30% जो है वो आपका कांग्रेस ले लो। तो इस तरीके से 2 तरीके से जो है लिस्ट सिस्टम में बांट दिया जाता है। एक लिस्ट पहले से पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं कि भाई इस तरीके की जीत हुई तो हमारा कैंडिडेट ये होगा, इस तरीके से जीत हुई तो हमारा कैंडिडेट ये होगा। और एक जो प्रणाली है वो ये है कि जितने परसेंट वोटें आपकी पड़ी हैं उतने परसेंट सीट्स आप ले जाइए। ये सिस्टम आपको बहुत कम देशों में मिलता है, हालांकि छोटे देश ही इसको फॉलो कर सकते हैं, बड़े देशों में तो लड़ाई हो जाएगी इसको लेकर। जिस तरीके से फ्रांस में प्रक्रिया जो है वो देखी जा रही है। तो आपने देखा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम, 3 तरीके की कार्यपालिका की व्यवस्था दुनिया भर के अंदर है। भारत, फ्रांस और अमेरिका। जब अमेरिका के इलेक्शन आएंगे नवंबर के आसपास तो आपको अमेरिका की पूरी चुनावी प्रक्रिया बताएंगे कि 0 से लेके एंड तक किस तरीके से उसके कार्यकर्ता वोट करते हैं और कार्यकर्ताओं को कौन चुनता है। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं की कोई संख्या ही नहीं है। कोई पार्टी कहती है 5 करोड़ है, कोई कहती है 50 करोड़ है, कोई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कोई दुनिया की दूसरी है। तो मेंबर्स कैसे डिसाइड किए जाएंगे, उसके बाद वो इलेक्शन में कैसे जाएंगे, वो पूरी प्रोसेस तब समझेंगे जब अमेरिका का इलेक्शन होगा। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बेसिक आपको बताया। और अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली जो फ्रांस के अंदर होती है उसको आपने समझा कि सरकार जो हारी है एमुअल मैक्रोन की, वहां पार्टी हारी है, उससे उनकी राष्ट्रपति पद पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनको सरकार चलाने में देश के आंतरिक मामलों में बहुत सारी दिक्कत होगी। हालांकि विदेश और रक्षा दोनों राष्ट्रपति के पास सुरक्षित हैं और वो कुछ भी डिसीजंस लिए जा सकते हैं।
और तीसरा सिस्टम आपने देखा लिस्ट सिस्टम। तो ये प्रमुख कारण जो रहा फ्रांस में दंगों का, वो वहां किसी भी सरकार का फॉर्मेशन न होना था। बीच में सरकार है, हालांकि आने वाले दिनों में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किन दो पार्टियों के बीच गठबंधन होगा, किस तरीके की आइडियोलॉजी यहाँ जीतेगी, क्योंकि दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक तरफ लेफ्टिस्ट है, एक तरफ राइटिस्ट है। लेफ्टिस्ट का मतलब ये है कि समाजवादी लोग, आपको पता होगा हमारे यहाँ तो इनको कुछ और ही बोल दिया जाता है, लेफ्टिस्ट लोग हैं। और एक तरफ आपका फ्रांस के लोग हैं जो कि एम्मानुएल मैक्रोन की पार्टी है, जो कि पूरी तरीके से पूंजीवादी विचारधारा पर है। तो दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में लड़ाई है। अब हो सकता है कि आगे चल के समझौता हो, या हो सकता है कि हैंग असेंबली ही फ्रांस के अंदर चले और आने वाले समय में और इस तरीके की जो फ्रांस में व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ करें। तो आपको फ्रांस का प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।